हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने एक और नया सिद्धांत लेकर के प्रस्तुत हुई जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने सुना भी होगा पियाजे का बौद्धिक संरचना का सिद्धांत, यानी बौद्धिक विकास का सिद्धांत। इसको मुझे लगता है कि बहुत डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस सिद्धांत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज़ को हम ले करके चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सिद्धांत। देखिए, पियाजे का बौद्धिक विकास का सिद्धांत, उन्होंने जो बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया था उसका नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए पियाजे, ये पियाजे की स्पेलिंग है PIAGET, इसमें टी जो है वो साइलेंट है। इन्होंने बौद्धिक विकास का एक सिद्धांत दिया जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। यानी जो पियाजे थे उन्होंने बौद्धिक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद इस सिद्धांत की दो विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं हैं? दो विशेषताएं हैं, एक संगठन और एक अनुकूलन। संगठन भी हम समझेंगे और अनुकूलन भी हम समझेंगे। देखिए, जब बालक के सामने कोई वस्तु आती है तब वह उसे संगठित करके, यानी कोई भी चीज़ बालक के सामने आती है तो वो उसको इकट्ठा करके, संगठित करके एक अर्थ देने का प्रयास करता है, जिसे बौद्धिक संरचना या इसी को स्कीमा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? स्कीमा। देखिए, जब बालक के सामने कोई भी वस्तु आती है, उन सभी वस्तुओं को बालक संगठित करता है और एक नया नाम देने का प्रयास करता है, एक नया अर्थ देने का प्रयास करता है। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसको बोला जाता है बौद्धिक संरचना या स्कीमा। ठीक है, जिस प्रकार फॉर एग्जाम्पल कि किसी कोचिंग सेंटर में रीड की कोचिंग चल रही है, रीड की कोचिंग चल रही है, तो जो बच्चे हैं उन बच्चों की पूरी कक्षा में एक टीचर पढ़ाने आए, और वो टीचर जब पढ़ाने के लिए आए तो पढ़ाते वक्त जैसे ही उन्होंने एंट्री की तो बच्चों का एक तरह से मस्तिष्क में एक विचार बनने लगा। जैसे टीचर को देखा कि अरे ये टीचर हमें क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, ये टीचर हमें क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि जो टीचर की पर्सनैलिटी थी वो लगती नहीं थी कि वो पढ़ाने वाले हैं। तो उन्होंने सिर्फ पर्सनैलिटी देख करके नया अर्थ निकाल दिया कि वो पढ़ा ही नहीं सकते। इसको बोला जाता है बौद्धिक संरचना या स्कीमा। पियाजे वह मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान में स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। ये इम्पोर्टेंट है कि पियाजे एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको देखने में समस्या ना हो और आप भी इसको नोट कर सकें। हर बालक अपनी बौद्धिक संरचना का निर्माण खुद करता है, यानी किसी भी प्रकार की बात हो, उस बात को लेकर के, या किसी भी प्रकार का कार्य हो, उस कार्य को लेकर के हम अपने मन में स्वयं विचार बनाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के विचार एक जैसे नहीं होते, और किसी भी कार्य को लेकर के जो विचार बनाए जाते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं बनाता है, यानी कि व्यक्ति अपने आप ही बौद्धिक संरचना का विकास करता है। जब उसके सामने कोई नई वस्तु आती है तब उसे पहले से बनी बौद्धिक संरचना में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। देखिए कि व्यक्ति के सामने जब कोई नई वस्तु आती है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, तो उसी उदाहरण को लेके चलते हैं कि एक रीड की कोचिंग के अंतर्गत एक अध्यापक, रीड की कोचिंग के अंतर्गत एक अध्यापक साइकोलॉजी पढ़ाते थे, मनोविज्ञान पढ़ाते थे, और कुछ दिन पढ़ाने के बाद टीचर बदल दिए गए। ठीक है, टीचर क्या कर दिए गए? बदल दिए गए, और नए टीचर की एंट्री हुई क्लास में। जैसे नए टीचर की एंट्री हुई क्लास में तो बच्चों को पहले वाले टीचर अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है, तो उनका विचार क्या हुआ, उन्होंने बौद्धिक संरचना क्या बनाई अपने मन में,
उन्होंने अपने मन में बौद्धिक संरचना बनाई कि पहले वाले टीचर अच्छा पढ़ाते थे, ये पता नहीं अच्छा पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बौद्धिक संरचना का विकास हुआ और इसमें व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। यानी कि जो पहले से बनी धारणा थी कि पहला टीचर अच्छा पढ़ाता था, क्या पता ये पढ़ाएंगे कि नहीं, तो व्यक्ति के खुद के मन में बौद्धिक संरचना का निर्माण हुआ। कोई बच्चा सोचने लगा अच्छा पढ़ाएंगे, कोई सोचने लगा अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। तो हमारी जो पुरानी विचारधारा होती है, उस विचारधारा को लेकर के हम प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण दूंगी कि एक छोटा सा बच्चा है घर में, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है घर में, उसके घर में एक छोटा पपी है, ठीक है, एक कुत्ते का बच्चा है। उस बच्चे ने देखा कि उसके 2 कान हैं, 2 आगे की तरफ पैर हैं, 2 पीछे पैर हैं और एक पूंछ है। उसने ये संरचना अपने मस्तिष्क में बना ली, ठीक है, तो उसको हमेशा पहला पपी बोलते रहता था। कुछ दिन बाद उनके घर में एक बकरी का मेमना हुआ, ठीक है, तो उस बकरी के मेमने के भी उस बच्चे ने देखा 2 कान हैं, 2 आगे की तरफ हाथ है, 2 पैर हैं और एक पूंछ है। उसको देखते ही बच्चे ने क्या बोला, क्योंकि उसकी पहली संरचना, बौद्धिक संरचना क्या बनी हुई थी कि वो एक पपी होता है जिसके 2 कान होते हैं, 2 पैर, 2 हाथ और एक पूंछ होती है, वो पपी ही होते हैं, दूसरा जानवर नहीं होता। ये उसके मन में बनी हुई विचार थी, ठीक है। अब उसने क्या किया, जैसे ही वो बकरी का बच्चा पैदा हुआ, उसने उसको भी दूसरा पपी बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने क्या कहा कि अरे हमारे घर में क्या आ गया, दूसरा पपी आ गया। तो उस बच्चे ने क्या किया, पहले से बनी हुई मन में जो धारणा थी, उसी के अंतर्गत नई धारणा को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए इस धारणा के आधार पर कहा गया कि पियाजे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक को जन्म से ही सक्रिय और क्रियाशील प्राणी माना है। यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो पियाजे महोदय थे, इन्होंने कहा है कि बालक बचपन से ही, जन्म से ही क्रियाशील और सक्रिय होता है। यानी उसके मन में धारणाएं बननी शुरू हो जाती हैं जब वो जन्म लेता है। जन्म के बाद ही उसके अंतर्गत विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जिस प्रकार उसने एक कुत्ते के बच्चे और एक बकरी के बच्चे में भेद नहीं समझा, क्योंकि वो उस समय इतना ही जानता था कि 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर और एक पूंछ वाला केवल क्या हो सकता है, एक पपी ही हो सकता है, एक कुत्ते का बच्चा ही हो सकता है। अगर बालक नवीन वस्तु को समझ ना पाए तब वह अनुकूलन की क्रिया करता है। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था पपी वाला और बकरी वाला, बकरी के बच्चे वाला, तो वो जो बच्चा था, वो बच्चा नवीन वस्तु को नहीं समझ सका। यानी कि वो मेमने को नहीं समझ सका कि वो कुत्ता नहीं है, वो पपी नहीं है, वो क्या है, वो एक मेमना है। जब बालक नवीन वस्तु को नहीं समझ सकता तब वो अनुकूलन करने की कोशिश करता है। और अनुकूलन क्या होता है, हमने अभी देखा, अनुकूलन क्या होता है कि पुरानी धारणा के अनुसार चलते रहना। यानी उसने पुरानी धारणा क्या थी उसकी कि 2 कान, 4 हाथ पैर और एक पूंछ वाला हमेशा क्या होता है, पपी ही होता है। तो उसने पुरानी धारणा के अनुसार चलना शुरू कर दिया। इस क्रिया को कहा जाता है अनुकूलन की क्रिया। यानी जब हम कोई नई चीज़ को नहीं समझ सकते, जब हमने अध्यापक हमें पढ़ाने आए थे रीड की क्लास में, तो हमने पुराने अध्यापक के अनुसार, अगर पुराना अध्यापक अच्छा नहीं पढ़ाता था तो हम क्या कहेंगे, अरे वो तो अच्छे नहीं पढ़ाते थे, पता नहीं ये सर पढ़ा पाएंगे कि नहीं। जबकि हमें क्या पता आने वाले जो सर हैं, क्या पता कितने ब्रिलियंट माइंड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अनुकूलन किया कि पुराने टीचर नहीं पढ़ाते थे तो ये भी नहीं पढ़ाएंगे। हमने नया जानने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस क्रिया में 2 चीज़ होती हैं। अनुकूलन की जो क्रिया होती है, इसमें 2 घटनाएं घटित होती हैं। कौन सी, आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण। आइए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर समझेंगे।
देखिए सबसे पहले देखते हैं आत्मसातकरण। पहले लिख लेते हैं हम, फिर इसको समझेंगे। जब बालक नवीन वस्तु को पहले से बनी रचना के संदर्भ में वही अर्थ निकालता है तो वह आत्मसातकरण कहलाती है। देखिए आत्मसातकरण हमने लिख दिया है। अब हम समाविष्टीकरण भी लिख लेते हैं इसमें। जब बालक नवीन वस्तु के आने पर अपनी धारणा बदल लेता है तो इसे समाविष्टीकरण कहते हैं। देखिए गाइस बहुत ही आसान है क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूँ। आत्मसातकरण का अर्थ है जब बालक नवीन वस्तु को पहले से बनी रचना के संदर्भ में वही अर्थ निकालता है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रीड की क्लास में पहले वाले टीचर पढ़ाते थे जो बढ़िया नहीं पढ़ाते थे, तो बच्चों ने क्या किया, जब जैसे नए टीचर आए तो पहले वाली धारणा के अनुकूल उन टीचर को समझ लिया और उन्होंने क्या कहा कि ये टीचर भी अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, यानी पहले से बनी धारणा के अंतर्गत नवीन धारणा को इन्होंने उसके संदर्भ में ले लिया, तो इसे कहेंगे आत्मसातकरण। ठीक है, एक और उदाहरण दूंगी कि एक स्कूल में 8वीं क्लास के बच्चों को एक गणित के अध्यापक पढ़ाते हैं। ठीक है, वो उस अध्यापक से बच्चे जो हैं बहुत डरते हैं और डरने की, हालांकि उनको नॉलेज बहुत है अध्यापक को, पर डरते हैं। उस डर के कारण बच्चे उनसे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं अगर उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा। तो जब तक बच्चे में डर की भावना रहेगी वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। तो उन्होंने बच्चों ने क्या किया कि उस स्कूल के प्रिंसिपल से कह दिया कि प्रिंसिपल सर हमारी गणित के अध्यापक को आप बदलवाइए, उनसे हमें डर बहुत लगता है। ठीक है, जिससे हम पढ़ाई नहीं कर पा रही। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने क्या किया कि उन अध्यापक की जगह नए अध्यापक को स्कूल में रख लिया और वो नए अध्यापक देखने में उन्हीं की तरह थे।
ठीक है, देखने में उन्हीं की तरह थे। तो बच्चे जब क्लास में थे और नए अध्यापक आए तो बच्चों ने फिर खड़े होकर के कहा ये तो उन्हीं की तरह लगते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। तो उनकी ये जो भावना है कि पहले वाले टीचर के अनुसार ही नए टीचर की भावना उन्होंने बना ली, इसको कहा जाता है आत्मसातकरण। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए समाविष्टीकरण क्या होता है। जब बालक नवीन वस्तु के आने पर अपनी धारणा बदल लेता है तो उसे समाविष्टीकरण कहते हैं। यानी कि एक तीनों उदाहरणों का आगे का पार्ट बता के मैं इसको आपको समझाऊंगी कि वो जो मेमने वाला बच्चा था और वो मेमना और जो पपी का बच्चा था, पहले उस बच्चे ने मेमने को भी क्या समझा था, पपी समझा था, तो ये आत्मसातकरण था। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और उसने सुना कि पपी जो है वो भो भो करके बोलता है और जो मेमना होता है वो में करके बोलता है। यानी नहीं, ये दूसरा जो बच्चा है वो पपी नहीं है, वो मेमना है। तो उसने अपनी धारणा बदल ली, तो इसको क्या कहा गया, समाविष्टीकरण। दूसरा उदाहरण और दूंगी वो वाला कि जो बच्चे डरते थे पहले गणित के अध्यापक से और दूसरे गणित के अध्यापक जब आए तो एक बार बच्चे डरे, लेकिन जैसे ही वो अध्यापक उन्हें पढ़ाने लगे और प्यार से पेश आने लगे तो बच्चों ने अपनी धारणा बदल ली और जाकर के प्रिंसिपल सर से कहा कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जो नए अध्यापक हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते और हम उनसे डरते भी नहीं हैं। तो उन्होंने अपनी धारणा को बदल लिया, बदलते ही वो क्या कहलाने लगी, समाविष्टीकरण। तो आज गाइस हम लोग इतना ही करेंगे, आत्मसातकरण, समाविष्टीकरण, और कल प्याजे की बौद्धिक संरचना की अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। इन अवस्थाओं को गाइस बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, हमें एक एक उदाहरण के साथ पढ़ना होगा। आई होप जो मैंने आपको आज करवाया है बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइस इसमें से हर बार लगभग क्वेश्चन पड़ जाता है। जो आज मैंने आपको टॉपिक करवाया है प्याजे के सिद्धांत में से मोस्टली क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आने वाले जो वीडियो होंगे उसके अंतर्गत हम इसी का आगे वाला पार्ट शुरू करेंगे। और लास्ट में मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा 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 इस चैनल को लाइक करते रहिए, क्योंकि हम हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।